नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद के निबंध साहित्य का आधार। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार, जिन्होंने अपने समय के जनता के दुख दर्दों को, तकलीफ़ों को, महत्वाकांक्षाओं को, राष्ट्रीय आंदोलन को और उस आंदोलन में जो नेतृत्व कर रहा था मध्य वर्ग और उच्च वर्ग, उसके अंतर्विरोधों को, किसानों की दुर्दशा को, अनेक सवाल उन्होंने अपने कथा, कहानियों, उपन्यासों के अंदर चित्रित किए। मुंशी प्रेमचंद एक पत्रकार थे, पत्रिकाएं चलाते थे, कई पत्रिकाएं निकाली, संपादकीय लिखते थे, समसामयिक विषयों के ऊपर अपनी राय देते थे। साहित्य के संबंध में उनके कई महत्वपूर्ण निबंध हैं जो आज भी साहित्यकारों के लिए, साहित्य के पाठकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को लेकर के विचार सम्मिलित हैं। तो प्रस्तुत है दोस्तों, साहित्य का आधार। साहित्य का संबंध बुद्धि से उतना नहीं जितना भावों से है। बुद्धि के लिए दर्शन है, विज्ञान है, नीति है। भावों के लिए कविता है, उपन्यास है, गद्य काव्य है। आलोचना भी साहित्य का एक अंग मानी जाती है, इसलिए वह साहित्य को अपनी सीमा के अंदर रखने की व्यवस्था करती है। साहित्य में जब कोई ऐसी वस्तु सम्मिलित हो जाती है जो उसके रस प्रवाह में बाधक होती है, तो वहीं साहित्य में दोष का प्रवेश हो जाता है। उसी तरह जैसे संगीत में कोई बेसुरी ध्वनि उसे दूषित कर देती है। बुद्धि और मनोभाव का भेद काल्पनिक ही समझना चाहिए। आत्मा में विचार, तुलना, निर्णय का अंश, बुद्धि और प्रेम, भक्ति, आनंद, कृतज्ञता आदि का अंश भाव है। ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, मत्सर आदि मनोविकार हैं। साहित्य का इनसे इतना ही प्रयोजन है कि वह भावों को तीव्र और आनंदवर्धक बनाने के लिए इनकी सहायता लेता है। उसी तरह जैसे कोई कारीगर श्वेत को और श्वेत बनाने के लिए श्याम की सहायता लेता है, हमारे सत्य भावों का प्रकाश ही आनंद है। असत्य भावों में तो दुख का ही अनुभव होता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को असत्य भावों में भी आनंद का अनुभव हो। हिंसा करके या किसी के धन का अपहरण करके या अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित करके भी कुछ लोगों को आनंद प्राप्त होता है, लेकिन यह मन की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। चोर को प्रकाश से अंधेरा कहीं अधिक प्रिय है। इससे प्रकाश की श्रेष्ठता में कोई बाधा नहीं पड़ती। हमारा जैसा मानसिक संगठन है, उसमें असत्य भावों के प्रति घृणामय दया ही का उदय होता है। जिन भावों द्वारा हम अपने को दूसरों में मिला सकते हैं, वही सत्य भाव है। प्रेम हमें अन्य वस्तुओं से मिलाता है, अहंकार पृथक करता है। जिसमें अहंकार की मात्रा अधिक है, वह दूसरों से कैसे मिलेगा? अतएव प्रेम सत्य भाव है, अहंकार असत्य भाव है। प्रकृति से मेल रखने में ही जीवन है। जिसके प्रेम की परिधि जितनी ही विस्तृत है, उसका जीवन उतना ही महान है। जब साहित्य की सृष्टि भावोत्कर्ष होती है, तो यह अनिवार्य है कि उसका कोई आधार हो। हमारे अंतःकरण का सामंजस्य जब तक बाहर के पदार्थों या वस्तुओं या प्राणियों से न होगा, जागृति हो ही नहीं सकती। भक्ति करने के लिए कोई प्रत्यक्ष वस्तु चाहिए। दया करने के लिए भी किसी पात्र की आवश्यकता है। धैर्य और साहस के लिए भी किसी सहारे की जरूरत है। तात्पर्य यह है कि हमारे भावों को जगाने के लिए उनका बाहर की वस्तुओं से सामंजस्य होना चाहिए। अगर बाह्य प्रकृति का हमारे ऊपर कोई असर न पड़े, अगर हम किसी को पुत्र शोक में विलाप करते देखकर आंसू की 4 बूंदें नहीं गिरा सकते, अगर हम किसी आनंद उत्सव में मिलकर आनंदित नहीं हो सकते, तो यह समझना चाहिए कि हम निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। उस दशा के लिए साहित्य का कोई मूल्य नहीं। साहित्यकार तो वही हो सकता है जो दुनिया के सुख दुख से सुखी या दुखी हो सके और दूसरों में सुख या दुख पैदा कर सके। स्वयं दुख अनुभव कर लेना काफ़ी नहीं है। कलाकार में उसे प्रकट करने का सामर्थ्य होना चाहिए।
लेकिन परिस्थितियां मनुष्य को भिन्न दिशाओं में डालती हैं। मनुष्य मात्र में भावों की समानता होते हुए भी परिस्थितियों में भेद होता ही है। हमें तो मिठास से काम है, चाहे वह अब ऊख में मिले या खजूर में या चुकंदर में। अगर हम किसानों में रहते हैं या हमें उनके साथ रहने के अवसर मिले हैं तो स्वभावतः हम उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझने लगते हैं और उससे उसी मात्रा में प्रभावित होते हैं जितनी हमारे भावों में गहराई है। इसी तरह अन्य परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। अगर इसका अर्थ यह लगाया जाए कि अमुक प्राणी किसानों का या मजदूरों का या किसी आंदोलन का प्रोपगंडा करता है तो यह अन्याय है। साहित्य और प्रोपगंडा में क्या अंतर है, इसे यहाँ प्रकट कर देना जरूरी मालूम होता है। प्रोपगंडा में अगर आत्मविज्ञापन न भी हो तो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने की वह उत्सुकता होती है जो साधनों की परवाह नहीं करती। साहित्य शीतल मंद समीर है जो सभी को शीतल और आनंदित करती है। प्रोपगंडा आंधी है जो आंखों में धूल झोंकती है, हरे भरे वृक्षों को उखाड़ फेंकती है और झोंपड़े तथा महल दोनों को ही हिला देती है। वह रस विहीन होने के कारण आनंद की वस्तु नहीं, लेकिन यदि कोई चतुर कलाकार उसमें सौंदर्य और रस भर सके तो वह प्रोपगंडा की चीज न होकर सद साहित्य की वस्तु बन जाती है। अंकल टॉम्स केबिन दास प्रथा के विरुद्ध प्रोपगंडा है, लेकिन कैसा प्रोपगंडा है? जिसके एक एक शब्द में रस भरा हुआ है, इसलिए वह प्रोपगंडा की चीज नहीं रहा। बर्नार्ड शॉ के ड्रामे, वेल्स के उपन्यास, गॉल्सवर्दी के ड्रामे और उपन्यास, डिकेंस, मेरी कारेली, रोमारोला, टोलेस्टॉय, दास्तोवेस्की, मक्सिम गोर्की, सिक्लेयर, कहाँ तक गिनाएं? इन सभी की रचनाओं में प्रोपगंडा और साहित्य का सम्मिश्रण है। जितना शुष्क विषय प्रतिपादन है वह प्रोपगंडा है, जितनी सौंदर्य की अनुभूति है वह सच्चा साहित्य है। हम इसलिए किसी कलाकार से जवाब तलब नहीं कर सकते कि वह अमुक प्रसंग से ही क्यों अनुराग रखता है। यह उसकी रुचि या परिस्थितियों से पैदा हुई परवस्ता है। हमारे लिए तो उसकी परीक्षा की एक ही कसौटी है, वह हमें सत्य और सुंदर के समीप ले जाता है या नहीं। यदि ले जाता है तो वह साहित्य है, नहीं ले जाता तो प्रोपगंडा या उससे भी निकृष्ट है। हम अक्सर किसी लेखक की आलोचना करते समय अपनी रुचि से पराभूत हो जाते हैं। ओह, इस लेखक की रचनाएं कोड़ी काम की नहीं, यह तो प्रोपगेंडिस्ट है। यह जो कुछ लिखता है किसी उद्देश्य से लिखता है। इसके यहाँ किलरों का दारिद्र्य है, इसकी रचनाओं में स्वानुभूत दर्शन नहीं, इत्यादि। हमें किसी लेखक के विषय में अपनी राय रखने का अधिकार है, इसी तरह औरों को भी है, लेकिन सद साहित्य की परख वही है जिसका हम उल्लेख कर आए हैं। उसके सिवा कोई दूसरी कसौटी हो ही नहीं सकती। लेखक का एक एक शब्द दर्शन में डूबा हो, एक एक वाक्य में विचार भरे हों, लेकिन उसे हम उस वक्त तक सद साहित्य नहीं कह सकते जब तक उसमें रस का स्रोत न बहता हो, उसमें भावों का उत्कर्ष न हो, वह हमें सत्य की ओर न ले जाता हो, अर्थात बाह्य प्रकृति से हमारा मेल न कराता हो। केवल विचार और दर्शन का आधार लेकर वह दर्शन का शुष्क ग्रंथ हो सकता है, सरस साहित्य नहीं हो सकता। जिस तरह किसी आंदोलन या किसी सामाजिक अत्याचार के पक्ष या विपक्ष में लिखा गया रसहीन साहित्य प्रोपगंडा है, उसी तरह किसी तात्विक विचार या अनुभूत दर्शन से भरी हुई रचना भी प्रोपगंडा है। साहित्य जहाँ रसों से पृथक हुआ वहीं वह साहित्य के पद से गिर जाता है और प्रोपगंडा के क्षेत्र में जा पहुंचता है। ऑस्कर वाइल्ड या शॉ आदि की रचनाएं जहाँ तक विचार प्रधान हों वहाँ तक रसहीन हैं। हम रामायण को इसलिए सद साहित्य नहीं समझते कि उसमें विचार या दर्शन भरा हुआ है, बल्कि इसलिए कि उसका एक एक अक्षर सौंदर्य के रस में डूबा हुआ है, इसलिए कि उसमें त्याग और प्रेम और बंधुत्व और मैत्री और साहस आदि मनोभावों की पूर्णता का रूप दिखाने वाले चरित्र हैं। हमारी आत्मा अपने अंदर जिस अपूर्णता का अनुभव करती है, उसकी पूर्णता को पाकर वह मानो अपने को पा जाती है और यही उसके आनंद की चरम सीमा है। इसके साथ यह भी याद रखना चाहिए कि बहुधा एक लेखक की कलम से जो चीज़ प्रोपगंडा होकर निकलती है, वही दूसरे लेखक की कलम से
सद साहित्य बन जाती है। बहुत कुछ लेखक के व्यक्तित्व पर मुनहसर है। हम जो कुछ लिखते हैं यदि उसमें रहते भी हैं तो हमारा शुष्क विचार भी अपने अंदर आत्म प्रकाश का संदेश रखता है और पाठक को उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। वह श्रद्धा जो हम में है मानो अपना कुछ अंश हमारे लेखों में भी डाल देती है। एक ऐसा लेखक जो विश्व बंधुत्व की दुहाई देता हो पर तुच्छ स्वार्थ के लिए लड़ने पर कमर कस लेता हो, कभी अपने ऊंचे आदर्श की सत्यता से हमें प्रभावित नहीं कर सकता। उसकी रचना में तो विश्व बंधुत्व की गंध आते ही हम ऊब जाते हैं। हमें उसमें कृत्रिमता की गंध आती है और पाठक सब कुछ क्षमा कर सकता है। लेखक में बनावट या दिखावा या प्रशंसा की लालसा को क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसे लेखक में कुछ श्रद्धा है तो वह उसके दर्शन, विचार, उपदेश, शिक्षा सभी असाहित्यिक प्रसंगों में सौंदर्य का आभास पाता है। अतएव बहुत कुछ लेखक के व्यक्तित्व पर निर्भर है, लेकिन हम लेखक से परिचित हों या ना हों, अगर वह सौंदर्य की सृष्टि कर सकता है तो हम उसकी रचना में आनंद प्राप्त करने से अपने को रोक नहीं सकते। साहित्य का आधार भावों का सौंदर्य है। इसके परे जो कुछ है वह साहित्य नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, ये था प्रेमचंद का निबंध साहित्य का आधार। इस निबंध में प्रेमचंद ने साहित्य के उस सनातन सवाल के ऊपर अपने विचार रखे हैं जिसे वस्तु और रूप, भाव और कला, कथ्य और शिल्प, इन शब्दों के माध्यम से अकादमिक जगत में चर्चा हुआ करती है। साहित्य की वस्तु और रूप के संबंधों को लेकर बहुत लंबी बहसें हुई हैं। कुछ साहित्यकार या आलोचक समीक्षक सिर्फ वस्तु को ही यानी कथ्य को महत्व देते रहे और कला की, शिल्प की उपेक्षा करते रहे, और कुछ सिर्फ कला के या शिल्प को ही महत्व देते रहे और उसके अंदर जो संदेश है, जो कथ्य है, उसकी उपेक्षा करते रहे। साहित्य साहित्य के लिए, कला कला के लिए, या कला जीवन के लिए, या साहित्य जीवन के लिए, इसके ऊपर निरंतर बहस होती रही। मुंशी प्रेमचंद ने इस बहस को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दोनों तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। कहाँ कोई लेखन साहित्य के दायरे से बाहर हो जाता है और कहाँ साहित्य में प्रविष्ट कर जाता है, उसका आधार क्या है, इस पे बहुत स्पष्ट तरीके से इस निबंध में उन्होंने विचार प्रकट किए और कई कसौटियां यहाँ पे बताई कि सत्य की ओर ले जाने वाला, सुंदर की ओर ले जाने वाला और भावों का सौंदर्य, यही है साहित्य का आधार। अब उसमें विचार किसी भी तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि यदि दुनिया में वर्ग हैं, वर्गीय भावनाएं हैं, वर्गीय स्वार्थ हैं, विभिन्नताएं हैं, तो उनमें टकराहटें भी होंगी, उनमें अंतर्विरोध भी होंगे, और साहित्यकार अपनी वर्गीय स्थिति के कारण, अपने वर्ग स्वार्थों के कारण निश्चित तौर पे किसी न किसी दायरे में जरूर रहेगा, लेकिन उसका लेखन साहित्य कब कहा जाएगा? सच्चाइयों का, भावों का सौंदर्य मौजूद हो। सिर्फ व्यक्ति के मंशा के कारण, उसकी वर्गीय स्थिति के कारण साहित्यकार के पद से खारिज किया जा सकता है, और ना ही सिर्फ उसी के कारण उसको महान साहित्यकार माना जा सकता है। ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मुंशी प्रेमचंद के समय में थे। यद्यपि अब इस बहस में कोई दम नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी जो ऐतिहासिक बहसें चली हैं वे हमें आज के संदर्भों को समझने के लिए और भविष्य की दिशा तय करने के लिए एक रास्ता दिखाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये निबंध पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और निबंध के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।